नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के 4 जिलों में आज जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चुनाव। 27 नवंबर को सभी 22 जिला परिषदों और 143 ब्लॉक समितियों के परिणाम घोषित। यमुनानगर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड किए वितरित। सोनीपत जिले में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर। हरियाणा के गोहाना में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के 4 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आज मंगलवार को चुनाव हो रहे हैं। राज्य के फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद में जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। तीसरे और अंतिम दौर के इन जिलों में 25 नवंबर को 5 सरपंचों का चुनाव होना है और इसके बाद 27 नवंबर को सभी 22 जिला परिषदों और 143 ब्लॉक समितियों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिला परिषद के 78 सदस्यों और पंचायत समिति के 559 सदस्यों के लिए चुनाव होना है। आज मंगलवार को 22 लाख से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर पीने के पानी व्यवस्थाएं की गई हैं और बिजली व दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करवाई गई है। यमुनानगर जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। मुकुंदलाल जिला नागरिक अस्पताल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस योजना से पीपीपी के माध्यम से 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम आय वाले पात्र व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनेंगे और वहीं 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा भी मिलेगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के तहत 100 पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए गए। यहाँ देश में पहली बार जो हमारी पीएमजे योजना है, जिसको आयुष्मान योजना हम कहते हैं, हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर जो पहले 1,20,000 तक जिनके परिवार की आय थी 2011 के एससीसी डाटा के अंदर, उससे बढ़ाकर हमारी जो रेगुलर मॉनिटरिंग आज के दिन परिवार पहचान पत्र से चलती है, उसके साथ जोड़ते हुए बढ़ाकर 1,80,000 प्रति परिवार आय पहुँचाने का काम किया। और आज इसका लाभ 17 लाख नए परिवारों को हम देने का काम कर रहे हैं, जिनकी वेरीफाइड इनकम 1,80,000 से कम है। कुल मिलाकर अब प्रदेश भर के अंदर ये आंकड़ा 27 लाख परिवारों का आज तक है और इसको प्रत्येक घर तक ले जाने के लिए जो हमारी आशा वर्कर्स है, एएनएम्स है, हमारे सब डिवीजन पर हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल है, प्लस जितने हमारे सरल केंद्र हैं उन तक भी हमने पहुंचाने का काम किया। और मैं तो आपके माध्यम से भी प्रत्येक नागरिक से ये आग्रह करूँगा कि अब आयुष्मान का लाभ लेने के लिए 5 लाख तक का इलाज आपको कहीं भी देश के किसी कोने के अंदर आयुष्मान इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में मिले, इसके लिए अपने परिवार को वेरीफाई कराकर पीपीपी के आयुष्मान के अंदर अपने आप को रजिस्टर और वेरीफाई करने का काम करें। मैं मानता हूँ ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो इलाज के लिए हमारे प्रत्येक, आज जिसको हम अंत्योदय परिवार का दर्जा देते हैं, उसको इसका लाभ दिलाकर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हमारा साथ देने का काम करें। क्लैद विधानसभा के अति संवेदनशील गांव जुलानी खेड़ा में नवनिर्वाचित सरपंच नरेंद्र के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा ने शिरकत की। महिला बाल विकास मंत्री का युवाओं बुजुर्गों ने पूरे जोश उत्साह और महिलाओं ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने सरपंच नरेंद्र को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस जीत के साथ गांव द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो आप भी भाईचारे को साथ लेकर ग्रामीण विकास को तैयार हो जाएं। आज सही मायने में जुलानी खेड़ा गांव में ट्रिपल इंजन सरकार का हिस्सा बना है और वहां पीएम व सीएम द्वारा जन कल्याण की योजनाओं को तेजी से गरीब, वंचित व जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है।
कि मैं तो ये कहूँगी जो चुनाव है चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, तो चुनाव तक होता है और चुनाव में भाईचारे के साथ चुनाव लड़ते हैं, लड़ना चाहिए। और चुनाव तक चुनाव है, उसके बाद हम सब छत्तीस बरादरी का भाईचारा हमारा एक है, हमने सब ने मिलकर चलना चाहिए और जो हमारे गांव का विकास है काम को मंत्री जी, अंतिम क्वेश्चन है कि जो सरपंच है गांव की सरकारें बनती है लेकिन सरपंचों को पावर नहीं है, उनके पास कलम की पावर नहीं आई है, वो केवल 14 रह गए हैं, तो जल्दी सरपंचों को पावर मिले इसके लिए क्या कदम है? देखिए दानिया जी, आपने पता अभी 4 जिलों के चुनाव नहीं बाकी हैं, 22 से पहले चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद सरपंचों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद जो भी इनके बसते हैं जो 4 जन को मिलेगा और सुचारू रूप से गाँव का विकास होने का काम। क्लाद विधानसभा के अति संवेदनशील गांव जुलानी खेड़ा में आज 2 सरपंच उम्मीदवारों में पनपे रंजिश व लड़ाई झगड़े निपटाने के लिए सर्व पंचायत होनी थी, जो किसी वजह से पोस्टपोन हो गई। सरपंच बनने की रंजिश से रविवार को दोनों गुटों में ईंट पत्थरों से लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों गुट घायल हो गए थे, तो शांति बहाल व मनमुटाव को सुलझाने के लिए पंचायत होनी थी। वहीं उस मौके पर मौजूद पुलिस उप कप्तान संजन सिंह ने कहा कि गाँव शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है और ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। पिछली बार के मुकाबले अंबाला में इस बार पराली जलाने के मामले काफी कम सामने आए हैं। वहीं लगभग 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किसानों पर लगाया गया है। पर जिन किसानों ने पराली जलाई है उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि सरकार के द्वारा दिए गए डिस्पोजल से पराली नष्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें पराली जलानी पड़ी। और इस बारे में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि डिकम्पोज करने के बाद 15 से 20 दिनों के अंदर पराली अपने आप नष्ट हो जाती है और हमारे सामने ऐसे कई मामले थे जहां पर खेतों में मशीन चलने के बावजूद भी पराली आसानी से डिकम्पोज हो गई। मैडम 3 साल पहले हमें सुविधा के लिए एक मशीन भेजी गई हमारे पास, जबकि हमारे को ये बोला गया था भी आपको प्रति एकड़ 1000 रुपया दिया जाएगा और उल्टा हमारे से 300 रुपये प्रति एकड़ लेके गए हैं। कोई हमारे पे 1000 रुपये एकड़ के हिसाब से कोई पैसा नहीं आया। हमें पैसा कोई नहीं चाहिए मैडम, पर कम से कम समय सर, टाइम सर, जिससे हम अपनी जुताई कर सकें, अपनी आगे की जो गेहूं की फसल है वो बिजाई कर सकें। नवंबर में करते हैं मैडम, तो मशीन ही नहीं अब तक आई मैडम, अब भी नहीं आई। पीछे भी वेट किया पिछले साल, ना आग लगाने देते हैं, चलान काटते हैं। दूसरा मैडम अब भी नहीं है, अब भी वेट कर रहे हैं। मशीन भेजे, डीकम्पोज के साथ स्प्रे कराया, जिम्मेदार बैठे हैं, आप किसी से पूछ सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है मैडम। कोई उससे जो डीकम्पोज का मतलब ये है भी पराली गलती है खेत में, वो स्प्रे कराई है मैडम, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई उससे पराली गली नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देख सकते हो जाके, आप देख सकते हो, दिखा भी सकते हैं आपको जाके अभी। दूसरा मैडम हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाहते भी खेत में आग लगानी पड़े, उसका हमारा भी नुकसान है, पर हम उस इतनी पराली जो खेत में जो होता है मैडम उसकी जुताई कैसे करें? जो डिकम्पोजर स्प्रे है उसकी एक निश्चित अवधि है, 10 से 12 दिन में ये पराली गल जाती है और यही कारण रहा कि इसको पराली के डिकम्पोजर किटों को समय रहते वितरित किया गया, ताकि जो 10 से 12 दिन की अवधि इसके गलने में लगती है वो समय इन किटों को मिल सके। और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इन प्रयोगों को सफल बताया है और बगैर पराली को जलाए उन्होंने अपने खेतों में अगली फसल की गेहूँ की बिजाई भी की है। नहीं, डिकम्पोजर किट के स्प्रे के बाद 10 से 12 दिन की निश्चित तौर पर यह अवधि तो लगती है, लेकिन पराली जलाना ये किसी भी समस्या के निजात पाने का तरीका नहीं है। सरकार द्वारा एक्स-2 और इन-2 दोनों ही तरह से 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। तो सभी किसानों से हम यही आग्रह करते हैं कि चाहे वो इन-2 या एक्स-2 कोई भी तरीका अपनाएं, पराली जलाना कभी भी पराली से छुटकारा पाने का समाधान नहीं है। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। यहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। मौतों के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं एक शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत के गोहाना की यह घटना है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 3 लोग शामड़ी गांव और एक मृतक पानीपत का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि चारों लोग पानीपत की शुगर मिल में काम करते थे। सोमवार रात को सबने मिलकर शराब पी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंभीर हालत में बंटी को रोहतक के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि सोनीपत के गोहाना में जहरीली शराब पीने से मौतों का मामला पहले भी सामने आया था। 2 साल पहले भी गोहाना में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। अब फिर से जहरीली शराब पीने का मामला सामने आया है।
यमुनानगर में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा ने घर में पंखे से फांसी का फंदा लेकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार 174 के तहत ये कार्रवाई की गई। मृतक की पहचान सोनिया निवासी चौधरी कॉलोनी चिट्टा मंदिर रोड के रूप में हुई है। जानकारों के मुताबिक दोपहर खाना खाने के बाद वह घर पर ही सो रही थी और उसने शाम को अपने पिता को कुछ खाने की चीज लाने के लिए बाहर भेज दिया और जब उसके पिता वापस घर आए तो उन्होंने कमरे में सोनिया को पंखे से लटके देखा, जिसे नीचे उतारकर तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे यमुनानगर लाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार 174 के तहत ये कार्रवाई की गई है। कुछ भी नहीं, हम घर पे नहीं थे बस। अच्छा। कुछ बात नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ती थी आपकी बेटी? 9वीं क्लास। क्या नाम था बेटिया का? सोनिया। उम्र कितनी थी? 17 साल। अच्छा, आप घर में नहीं थे जब ये हादसा हुआ? कहाँ गए थे आप? मैं तो सामान लेने जाता था बाजार। तो कल आपके साथ कोई बात हुई बिटिया की? कोई बात नहीं। जब आप घर आए, आपका बेटा बता रहा था कि आपको उसने बाजार भेजा था कुछ सामान लेने के लिए, खाने मैं तो पीने के बिल लिए। जमा करने जाता जी, अच्छा बिजली का कल। अच्छा, तो आप कितने बजे गए थे? टाइम तो ये था भाई मेरे साथ 5:30 बजे गए। अच्छा, फिर 5:30 बजे करीब हम चले गए थे वहाँ, बिजली का बिल जमा करा के बस यो भाई घर को चले गए, घर में अपने घर चले गए थे। करनाल में आईजी कोठी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के मुंह से झाग निकल रही थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन युवक के पास से न तो मोबाइल फोन मिला और न ही कोई दस्तावेज मिले। पुलिस ने शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उस वक्त शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया। थोड़ी देर बाद युवक की शिनाख्त हो गई और युवक की शिनाख्त श्याम नगर निवासी गगन के रूप में हुई। युवक की मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। पुलिस इस मामले में विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक गगन कर्ण गेट में जूते की दुकान पर काम करता था और वह रात करीब 9 बजे घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शव आईजी की कोठी के पास पड़ा मिला। पुलिस इस मामले की गहनता से जाँच में जुटी हुई है। हमने कंट्रोल से सूचना मिली थी कि कोई एक डेड बॉडी आज कोठी से गेट है उससे थोड़ा कुछ आगे पड़ा हुआ है। तो सूचना पाकर मौके पहुंचे थे। मौके पहुंचने पर हमने इसको बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन शरीर के ऊपर कोई जायरा निशान नहीं मिला। लेकिन आसपास के उसको आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए आसपास के राहगीरों को रोक करके या आसपास के एमसी वगैरह को बुला करके मौके पर आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश नहीं की। मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया। सारी वहाँ की प्रक्रिया पूरी होने पर हमें इसको डेड बॉडी को डेड हाउस में रखवाया गया। जो अब हम बस रखवा के पहुँचे ही थे कि हमें सूचना मिली कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। जो मौके पर पहुँचे जिसका नाम गगन है और श्याम नगर सेक्टर 9 गली का रहने वाला है। तो अब आए हैं इसके परिजन जो अपने स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं। उसके बाद जो परिजन स्टेटमेंट लेने के उपरांत ही उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम में जैसी भी जरूरत होगी जैसी कार्रवाई में लाई जाएगी। सर, एफएसएल की टीमें भी उस समय आई थी, क्या आशंका मर्डर की भी जताई जा रही थी? आशंका कोई ऐसा है, कोई जायरा निशान नहीं है। सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर आई है। ऐसा कोई जो मौके के जो तथ्य थे उसके सामने कोई ऐसा नजर नहीं आया। यमुनानगर में दुकान से घर जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को गलत साइड से आ रही एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने चपेट में ले लिया, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज नागरिक अस्पताल यमुनानगर में जारी है। ट्रैक्टर ट्राली चालक मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान ओमकार निवासी गांव खदरी थाना बुढ़िया के रूप में हुई। एक्सीडेंट है जी। हाँ, कैसे हुआ सा ये ट्रैक्टर वाले के साथ हुआ। क्या दुकान नाम से था? घर जा रहा भाई का नाम है ओमकार। उम्र कितनी है उसकी 30-31 के साथ। ओमकार जी क्या काम करते थे? जूस की दुकान है अपनी? हाँ जी। अच्छा, दुकान से घर जा रहे थे। ये किस टाइम की बात है जी? ये 5 और 6 के बीच की भी। इनके साथ भी था कोई? एक लड़का और था जी। क्या नाम है उसका? उसका नाम अनुज है जी। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 25 साल जी। कहाँ का रहने वाला? वो जयरामपुर का है जी। अच्छा, दोनों इकट्ठे काम करते थे? नहीं, जो उसके साथ घर जा रहा था। अच्छा, हाँ। तो एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ? दुकान से थोड़ी दूरी पे है। किसके साथ हुआ? वो ट्रैक्टर वाले के साथ। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने 3 घंटे ओपीडी के बाहर बैठकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि करनाल में आज
ओपीडी बंद का मिलाजुला असर दिखाई दिया। मेडिकल कॉलेज में जो इंटरनल डॉक्टर हैं, जिनके द्वारा छात्रों को समर्थन दिया गया है, जो छात्रों के साथ ओपीडी छोड़कर उनके धरने पर बैठे। मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरे प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के समर्थन में डॉक्टरों द्वारा ओपीडी बंद करने का ऐलान किया गया था। लेकिन करनाल में ओपीडी बंद मिलाजुला असर दिखाई दिया और ओपीडी में बैठे ज्यादातर डॉक्टरों ने छात्रों की हड़ताल का समर्थन नहीं किया और रूटीन की तरह वे मरीजों की जांच करते नजर आए। एमबीबीएस स्टूडेंट ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो कल से ओपीडी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। कोई भी डॉक्टर ओपीडी में मरीजों की जांच नहीं करेगा। हमारी मुख्य मांगे तो यही है सर कि पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो बॉन्ड पॉलिसी है वो हमारा 1 साल के लिए किया जाए और या फिर 5 लाख पे उस पर जो बॉन्ड का अमाउंट है वो रखा जाए और ड्यूरेशन कम करे और अमाउंट कम करे। तो सरकार कहती है कि गवर्नमेंट कॉलेज से आप डिग्रियां लेते हैं, पास आउट होते हैं, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल या बाहर कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे 3-4 लाख का आपका पैकेज होता है, ऐसी कुछ बातें। सर पहली बात तो जो गवर्नमेंट कह रही है कि जो यहाँ से सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं और ये प्राइवेट में जाके जॉब करते हैं जहाँ पे इनका 3-4 लाख रुपए का जो पैकेज उठाती है, बिल्कुल गलत है सर। एक बेसिक डिग्री है एमबीबीएस, इस पे कोई भी 3-4 लाख पर मंथ नहीं देगा। प्राइवेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई कितना दे देगा, 45 या 50, उससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। ठीक है, ये तो हमारी बात है। लेकिन जो सरकार जो भ्रम फैला रही है कि हम जो ये 40 लाख का पैसा है उसको हम जनता के लिए यूज़ करेंगे। अब तक कहाँ से हो रही थी सरकार, अब तक कहाँ कर रही थी? एक जो मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेज में वही स्टूडेंट आते जाते हैं जो रैंक निकालते हैं, और रैंक कौन निकालता है? जो पढ़ता है। और कौन पढ़ता है? जो मेहनत करता है या फिर गरीब परिवार का, क्योंकि उसका पता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि 40 से 50 या एक जो 80 लाख तक का रुपया है वो प्राइवेट में खर्च कर सके। तो इसीलिए वो सरकारी कॉलेज की ड्रॉप कर के पढ़ाई करता है। अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो पैसा, अगर जो ये बात कर रहे हैं कि हम लोग सरकार के लिए यूज़ करते, तो अब तक उनका बजट कहाँ था? इतना बजट को कुछ और क्यों नहीं प्लान करते? वो एक किसान का या फिर एक जो एक्स सर्विसमैन है उनके बच्चों का पैसा निकाल के वो जनता के लिए यूज करें। तो इसमें जनता को ही गुमराह किया जा रहा है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये नारा हम आए दिन सुनते हैं, पर लेकिन अंबाला में यह नारा सिर्फ हवाई रह गया है। अंबाला की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। अंबाला शहर नहीं, सब्जी मंडी के आसपास के एरिया में भी इन दिनों बिन मौसम बरसात का पानी भरा हुआ है और डेंगू का कहर भी वहां पर पनप रहा है। वहीं निगम सदस्य भी एक दूसरे पर यह बात डालकर आम जनता को किसी प्रकार का हल नहीं दे रहे हैं और गंदगी की वजह से वहां के निवासियों को काफी परेशानी हो रही है। वहां के निवासियों का कहना है कि यह सड़क नहीं बल्कि गड्ढों से भरी जगह है जिसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ से निकलना भी दुर्भर हो रखा है। कई जगह लोग चोटिल भी हो चुके हैं। समस्या जी पानी की समस्या सबसे ज्यादा जी। ये नाला बनवाया जाए और सड़क बनवाई जाए। हमारे तो घर के अंदर पानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़े हैं हमारे, तो ये सोल्यूशन जरूर निकलना चाहिए। नहीं तो अपना सरकार को कह दो हमारी जमीन खरीद ले, हमको रोड पे खड़ा कर दे। और मंडी का पानी भी सब इधर आता है और बहुत ही गंदगी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, सिरे से सिरे तक पानी खड़ा है। नालियां का अब भी हमारे घर में पानी पड़ा अब भी, तो इसका सोल्यूशन तो बताओ क्या निकलेगा? इतना गंदा कोई भी मतलब एमसी जिस मर्जी के पास जाए, हर कोई ऐसे कहते हैं ठीक है जी करेंगे, मतलब यहाँ तक आता नहीं मैडम कोई। तो ये होना चाहिए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।